हेलो डियर स्टूडेंट्स, लॉकडाउन ई पाठशाला डीसी रामगढ़ के 12th साइंस के सभी बच्चों का आज के इस केमिकल काइनेटिक्स के पार्ट 3 में मैं स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, लास्ट टाइम हमने केमिकल काइनेटिक्स में क्या सीखा था? हमने सीखा था कि रिएक्शन रेट किस किस फैक्टर से प्रभावित होता है, और उस फैक्टर्स में से हमने बात किया था डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑन कॉन्सेंट्रेशन, यानी कॉन्सेंट्रेशन पर रिएक्शन रेट किस तरह डिपेंड करता है। और इसके लिए हमने पढ़ा था लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन के बाद हमने एक और टॉपिक पर बात की थी, रेट लॉ फॉर ए केमिकल रिएक्शन। आप लोगों को अच्छी तरह याद होगा कि लॉ ऑफ मास एक्शन जो एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है और रेट लॉ फॉर ए केमिकल रिएक्शन एक एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट है। यदि हम रेट लॉ के आधार पर एक्सप्रेशन लिखते हैं और लॉ ऑफ मास एक्शन के आधार पर एक्सप्रेशन लिखते हैं रेट ऑफ रिएक्शन का, तो ज्यादा एक्चुअल और ज्यादा रियल आप किसको मानोगे? बिल्कुल सही, रेट लॉ को ज्यादा एक्चुअल और ज्यादा रियल मानेंगे, क्योंकि जो हम थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट जो हम लोग वैल्यू फाइंड करते हैं वो एक्यूरेट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन रेट लॉ पे जो हम लोग को जो वैल्यू मिलती है, रिएक्शन रेट जो पता चलता है, वो एग्जैक्टली वो इक्वल होता है, मतलब बिल्कुल सही रहता है। तो यहां तक हम लोग बात कर चुके हैं। आज हम लोग जो इस टॉपिक पर बात करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। साथ ही साथ बात करेंगे रेट कांस्टेंट के डिफरेंट यूनिट्स। रेट कांस्टेंट बिल्कुल आप जानते हैं, प्रीवियस क्लास में हम रेट कांस्टेंट के बारे में बता चुके हैं जब आपको हम रेट लॉ पढ़ाए थे। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जितने भी रिएक्शंस होते हैं उसका कोई ना कोई ऑर्डर होता है, चाहे वो फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन हो, चाहे वो सेकेंड ऑर्डर का रिएक्शन हो, चाहे वो जीरो ऑर्डर का रिएक्शन हो। लेकिन सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा ना कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता क्या है, क्या है ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो स्टूडेंट, ये जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ये रेट लॉ के एक्सप्रेशन से हमें मिलता है। कहां से मिलता है? रेट लॉ के एक्सप्रेशन से मिलता है। चलिए मैं बताता हूं। मान लिया जाए कोई एक जनरल रिएक्शन है जो आपके सामने है, ए प्लस बी टू फॉर्म C2 प्लस डी। अब मैं जब इसका रेट लॉ लिखूं तो रेट लॉ में लिखूंगा रेट कांस्टेंट इनटू प्रोडक्ट ऑफ मोलर कांस्टेंट ऑफ रिएक्टेंट एंड ईच रेज टू पावर ऑफ द न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट। देख रहे हैं आप लोग? इस रेट लॉ को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, लेकिन आप कहोगे कि सर यहाँ ए पावर न्यूमेरिकल वैल्यू है, यहाँ बी न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो सर यहाँ पावर पी और पावर क्यों नहीं है? क्योंकि हमने कहा ना ये रेट लॉ है, और रेट लॉ में ये P की वैल्यू और ये Q की वैल्यू इस A और B के इक्वल हो भी सकता है या इक्वल नहीं भी हो सकता है। कब इक्वल होता आप जानते हैं? जब रिएक्शन सिंगल स्टेप में हो। लेकिन यदि कोई रिएक्शन स्लो स्टेप में या फास्ट स्टेप में हो तो ये A और B जो है P और Q के बराबर नहीं हो सकता। इसीलिए हम जनरल केस में हम रेट लॉ को लिख सकते हैं रेट लॉ इक्वल टू के A टू द पावर P और B टू द पावर Q, यानी मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A टू द पावर P और मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B टू द पावर Q। ओके, अब बात करते हैं ऑर्डर क्या है। ऑर्डर हम दो तरह से बात करते हैं, जितने रिएक्टेंट स्पेसीज भाग ले रहा है उसका ऑर्डर, और ओवरऑल रिएक्शन का ऑर्डर। यदि मैं रिएक्टेंट स्पेसीज का ऑर्डर की बात करूं तो A का ऑर्डर जो होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू A, तो क्या होगा? P होगा। और यदि मैं B की बात करूं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू B, तो क्या होगा? Q होगा। P क्या है? एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, इट मे बी 1 2, इट मे बी 1 2 3। तो ये P और Q क्या है? ऑर्डर है किसका? रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू A और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू B। लेकिन मैं यदि बोलूं कि इस रिएक्शन का ओवरऑल ऑर्डर क्या होगा, तो क्या जवाब देंगे आप? तो कुछ नहीं करना है, उन दोनों ऑर्डर को हम सम कर देंगे तो पता चल जाएगा उस रिएक्शन का ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना? P प्लस Q। ओके, यानी कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली, यानी रेट लॉ क्या है? एक्सपेरिमेंटल है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी हम जो डिटरमाइन करते हैं वो थ्योरेटिकली नहीं बल्कि एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करते हैं। समझ आ गया? तो अब बात की जाए कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को हम डिफाइन कैसे करेंगे, तो बिल्कुल सिंपल है। एक रेट लॉ में यूज होने वाला एक्सप्रेशन के पर जितना हमारा पावर रेट हो रहा है, यदि इसको हम सम कर दें तो वो कहलाएगा उस रिएक्शन का ऑर्डर। चलिए डेफिनेशन देखते हैं। The sum of powers to which the concentration terms are raised in a rate law expression is called order of reaction। एक रेट लॉ के एक्सप्रेशन में जितना पावर रेज्ड हो रहा है, आप देख सकते हैं कॉन्सेंट्रेशन के साथ P पावर रेज्ड हुआ, कॉन्सेंट्रेशन B के साथ Q पावर रेज्ड हुआ, और इनको हम दोनों ने क्या किया? इनको दोनों हम लोग को क्या किए? इसको दोनों को सम कर दिए, और सम करने पे जो वैल्यू मिलेगा वही होगा उस रिएक्शन का ऑर्डर। चलिए अभी आप लोगों को बहुत सारे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताने वाले हैं, और वहां हम आप लोग को इतना सारा एग्जांपल देंगे कि आपको समझ में आ जाएगा कि हम रिएक्शन का ऑर्डर कैसे फाइंड कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करें स्टूडेंट जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर का मतलब, जीरो ऑर्डर रिएक्शन उसको कहेंगे स्टूडेंट जिसका एन वैल्यू जीरो हो, मतलब उसका पावर कोएफिशिएंट क्या हो? जीरो हो। क्या कोई रिएक्टेंट जीरो हो सकता है क्या? हाँ,
जीरो रिएक्टेंट, कभी रिएक्शन में रिएक्टेंट का मोल जीरो तो हो ही नहीं सकता। लेकिन हम यहाँ जीरो कहने का मेरा मतलब यहाँ पर यह है कि रिएक्शन रेट जो होगा, रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा, वो रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन के इंडिपेंडेंट होगा। यानी हम वैसे रिएक्शन को जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहेंगे जिसका रिएक्शन रेट यानी रेट ऑफ रिएक्शन कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करेगा। जिसका रेट ऑफ रिएक्शन कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करेगा वैसे रिएक्शन को ही कहते हैं हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन। सच रिएक्शन आर अनकॉमन, ये रिएक्शन रेयर है, कॉमन नहीं है, बहुत ही कम जगह पे देखने को मिलता है। और ये रिएक्शन जो होते हैं, हम कैसे जानेंगे कि कौन सा रिएक्शन जीरो ऑर्डर है? तो मैं बता दूं कि वन सच एग्जाम्पल इज द डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं कि जब अमोनिया को हम डिकम्पोज करते हैं तो उसके लिए हमें कैटलिस्ट की जरूरत पड़ती है। वो कैटलिस्ट के सरफेस पर उसको डिकम्पोज करने की हमें जरूरत पड़ती है। जैसे मॉलिब्डेनम और टंगस्टन के सरफेस पर यदि हम अमोनिया को डिकम्पोज करें तो वो अमोनिया क्या कर जाता है? डिकम्पोज कर जाता है। अंडर हाई प्रेशर अमोनिया द रेट एट विच अमोनिया डिकम्पोजेज, हम उसमें प्रेशर भी हाई रखते हैं और कैटलिस्ट भी यूज करते हैं। ऑलवेज द सेम रिगार्डलेस ऑफ इट्स कॉन्सेंट्रेशन, चाहे आप कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा दो घटा दो, लेकिन उसका रिएक्शन रेट कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता। तो हम कहेंगे यहाँ जो अमोनिया का जो डिकम्पोजिशन जो हो रहा है मेटल सरफेस पर, कैटलिस्ट सरफेस पर, वो किस तरह का रिएक्शन है? तो हम कह सकते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि कोई रिएक्शन कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हो तो हम कह सकते हैं वो किस ऑर्डर का रिएक्शन है? जीरो ऑर्डर का रिएक्शन है। साथ ही साथ जितने भी फोटोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं, फोटोकेमिकल रिएक्शन मतलब वे रिएक्शन जो लाइट के प्रेजेंस में हो, सनलाइट के प्रेजेंस में हो, एक डेफिनेट एनर्जी के फोटोन के प्रेजेंस में हो, तो हम कहेंगे वो रिएक्शन कैसा है? बोलिए। तो फोटोकेमिकल रिएक्शन आर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। याद रहेगा, फोटोकेमिकल रिएक्शंस आर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जैसे हम हाइड्रोजन और क्लोरीन का रिएक्शन करवाएं तो सनलाइट के प्रेजेंस में एज ए फोटोन एच न्यू, दैट्स द फोटोन की एनर्जी, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, प्लस छूट गया, आप यहाँ प्लस आप ऐड कर दीजिएगा अपने से, हाइड्रोजन और क्लोरीन के कॉम्बिनेशन से हमें एक मिला हाइड्रोजन क्लोराइड। ये रिएक्शन किसके प्रेजेंस में हुआ? सनलाइट के प्रेजेंस में। तो हम ये कहेंगे कैसा रिएक्शन है ये? तो हम बोलेंगे फोटोकेमिकल रिएक्शन है। और ये फोटोकेमिकल रिएक्शन किस ऑर्डर का रिएक्शन है? तो चूंकि सनलाइट के प्रेजेंस हुआ और हमने भी कहा था कि ऑल द फोटोकेमिकल रिएक्शंस आर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, सो दिस रिएक्शन इज अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। साथ ही साथ हमने कहा था कोई रिएक्शन कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हो तो भी वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होता है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का होता है। जैसे हमने अमोनिया को डिकम्पोज किया मॉलिब्डेनम के साथ या टंगस्टन के साथ, तो वो डिकम्पोज करके आपको दे दिया डाइनाइट्रोजन और हाइड्रोजन। तो इस तरह से ये रिएक्शंस होते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन। चलिए अब बात करते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। किस तरह के रिएक्शन को फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं? बहुत ही सिंपल है, वैसे रिएक्शन जिसमें केवल और केवल एक ही रिएक्टेंट मॉलिक्यूल भाग ले रहा हो। द रिएक्शन इन विच ओनली वन मॉलिक्यूल अंडरगोज ए केमिकल चेंजेस इज कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। यानी कि जिस रिएक्शन में केवल एक ही रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का चेंजिंग हो उससे हम कहेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्यों कहेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन? यदि मैं इसका रेट लो लिखूं, रेट लो का यूज करूं, रिएक्शन रेट का एक्सप्रेशन लिखूं तो रेट इक्वल टू के इज द रेट कांस्टेंट और मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डाइनाइट्रोजन पेंटॉक्साइड। अब बताइए इसमें पावर कितना है? 1 है ना, तो बताइए इसका ऑर्डर क्या होगा? 1। यानी इस रिएक्शन का जो ऑर्डर होगा वो 1 होगा। दैट मीन्स ये रिएक्शन किस ऑर्डर का होगा? फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन होगा। यानी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन उस रिएक्शन के ऑर्डर को कहेंगे जिसमें केवल और केवल एक ही रिएक्टेंट मॉलिक्यूल भाग ले रहा हो, एक ही रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की कोई चेंजिंग हो रहा हो। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन क्या है स्टूडेंट? सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन नाम से पता चल रहा है, यानी कि दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इसमें इन्वॉल्व हो। द रिएक्शन इन विच टू मॉलिक्यूल अंडरगो ए केमिकल चेंज इज कॉल्ड सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। ऐसे केमिकल रिएक्शन जिसमें दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का चेंजिंग हो ऐसे रिएक्शन को कहते हैं सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। जैसे आप देख सकते हैं 2 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाल्डिहाइड डिकम्पोज टू 2 मोल ऑफ मिथेन एंड 2 मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। अब बताइए इसका रेट कैसे लिखेंगे? तो रेट इक्वल टू रेट कांस्टेंट मोलर कॉन्सेंट्रेशन एसिटाल्डिहाइड, इसका न्यूमेरिकल वैल्यू कितना है? 2। तो इसका पावर कोफिशिएंट कितना होगा? पावर कितना रेज होगा? 2। अब बताइए इसका ऑर्डर क्या होगा? तो जितना उसका पावर कोफिशिएंट वही इसका ऑर्डर होगा। तो कितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल यहाँ पर चेंज हो रहा है, यानी रिएक्शन में भाग ले रहा है? ऑफकोर्स 2 मॉलिक्यूल भाग ले रहा है। तो इसमें इसकी जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होगा, इसका जो रेट रिएक्शन रेट में जो हम लोग पावर कोफिशिएंट जो यूज करेंगे वो 2 यूज करेंगे। इसका पावर 2 होगा तो इसका ऑर्डर भी क्या होगा? 2। सॉरी यहाँ पर 1 नहीं होगा, यहाँ 2 होगा। हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? ये कैसा रिएक्शन का है? सेकेंड ऑर्डर। आप यहाँ ऑर्डर 1 ना लिख के यहाँ पर क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे। ओके, चलिए सेकेंड ऑर्डर के बाद हम बात करते हैं थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। कौन सा ऑर्डर? थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। बताइए क्या होगा? बिल्कुल सही सोच रहे हैं। वैसे रिएक्शन जिसमें
केवल 3 मॉलिक्यूल्स भाग लेता हो, 3 मॉलिक्यूल्स अंडरगो, जिसकी 3 मॉलिक्यूल का केमिकल चेंजिंग हो रहा हो, वैसे रिएक्शन को कहते हैं थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। क्या कहते हैं? थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। अब ये 3 मॉलिक्यूल का मतलब ये नहीं हुआ कि तीनों मॉलिक्यूल सेम हो, 2 मॉलिक्यूल सेम हो सकता है, 1 मॉलिक्यूल डिफरेंट हो सकता है, या तीनों का तीनों मॉलिक्यूल भी सेम हो सकता है। जैसे अभी हमने कहा सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में हमने क्या देखा? 2 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाल्डिहाइड था, तो आवश्यक नहीं कि 2 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाल्डिहाइड हो, हाइड्रोजन प्लस आयोडीन टू फॉर्म हाइड्रोजन आयोडाइड, तो एक हाइड्रोजन मोल और एक आयोडीन मोल। जब उसका रेट लिखोगे तो कैसे लिखेंगे आप? रेट इज इक्वल टू के H2 का पावर 1 और I2 का पावर 1, मोलर कॉन्सेंट्रेशन हाइड्रोजन इंटू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयोडीन, दोनों का पावर कितना होगा? 1 होगा, चूंकि रिएक्शन में 1 मोल हाइड्रोजन और 1 मोल ऑफ आयोडीन भाग ले रहा है। तो रेट लो के आधार पर उसका पावर 1 को हम दोनों पावर को सम कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 2 होगा, और जब 2 होगा तो वो रिएक्शन किस ऑर्डर का होगा? सेकेंड ऑर्डर का रिएक्शन होगा। कहने का मतलब हमने सेकेंड ऑर्डर में बताया था कि 2 रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जब चेंज हो तो 2 मॉलिक्यूल मतलब सेम भी हो सकता है या 2 मॉलिक्यूल डिफरेंट भी हो सकता है। उसी तरह थर्ड ऑर्डर में क्या है? जब इसमें 3 मॉलिक्यूल्स का केमिकल चेंजिंग हो, ऐसे रिएक्शन जिसमें 3 मॉलिक्यूल भाग ले रहा हो, वो 3 मॉलिक्यूल डिफरेंट भी हो सकते हैं, तीनों के तीनों डिफरेंट हो सकता है, या 2 सेम 1 डिफरेंट हो सकता है, या तीनों के तीनों सेम मॉलिक्यूल हो सकता है। ऐसे रिएक्शन को कहते हैं थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। जैसे देखिए एग्जाम्पल, 2NO प्लस O2 टू फॉर्म 2NO2। देख रहे हैं आप लोग? बताइए, यहाँ 2 मोल ऑफ NO है और 1 मोल ऑफ O2 है। एक्सपेरिमेंटल देखा जाए तो ये रिएक्शन सिंगल स्टेप में होता है, और जब इसका हम रेट लिखेंगे अकॉर्डिंग टू रेट लॉ तो KNO का पावर 2 और O2 का पावर 1। बताइए इसका पावर कितना 2 है, इसका पावर कितना 1 है, तो ऑर्डर कितना हो जाएगा? बोलिए 2 और प्लस 1 कितना होगा? 3 होगा। तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। तो जो रिएक्शन के हम एग्जाम्पल दिए हैं, 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, ये सारे एग्जाम्पल्स आपको याद रहना चाहिए, क्योंकि बोर्ड में 1 मार्क्स में पूछ देता है गिव 1 एग्जाम्पल ऑफ 0 ऑर्डर रिएक्शन, गिव 1 एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, या गिव 1 एग्जाम्पल ऑफ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। तो आप इस तरह के एग्जाम्पल्स याद रखेंगे और एग्जाम में आएगा तो आप आराम से इसका एग्जाम्पल दे सकते हैं। ओके, तो ये था हमारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब हम बात करते हैं रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होगी। रेट कांस्टेंट स्टूडेंट, जो लास्ट पार्ट में हमने पार्ट 2 में आपको बताया था कि रेट कांस्टेंट होता क्या है, हर एक पर्टिकुलर रिएक्शन का अपना एक रेट कांस्टेंट वैल्यू होता है, और हमने ये भी कहा था कि रेट कांस्टेंट की जितनी वैल्यू ज़्यादा होगी उसकी रिएक्शन रेट भी उतनी ही ज़्यादा होगी। हमने ये भी कहा था कि रेट कांस्टेंट की वैल्यू टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर डिपेंड नहीं करता। हमने बताया था कि सेम रिएक्शन का रेट कांस्टेंट की वैल्यू डिफरेंट टेम्परेचर पर डिफरेंट होगा। हमने ये भी कहा था कि यदि टेम्परेचर डिफरेंट है तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू भी क्या हो जाएगा? डिफरेंट हो जाएगा। उसी रेट कांस्टेंट की यदि हम यूनिट की बात करें, उसकी यूनिट क्या होगी, तो हम उसका यूनिट कैसे फाइंड कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। मान लीजिए स्टूडेंट कि एक कोई केमिकल रिएक्शन है, जनरल केमिकल रिएक्शन, n मोल ऑफ A टू फॉर्म प्रोडक्ट। n क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू, इट मे बी 1, इट मे बी 2, इट मे बी 3, दैट मीन्स इट मे बी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इट मे बी सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, इट मे बी थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, या इट मे बी 0 ऑर्डर रिएक्शन। मान लिया एक जनरल रिएक्शन, ये हम n हमारा कोई भी नंबर हो सकता है, फर्स्ट ऑर्डर में 1 होगा, सेकेंड ऑर्डर में 2 होगा, और थर्ड ऑर्डर में 3 होगा, और 0 ऑर्डर में होगा तो 0 होगा। तो इस तरह हम इसका यदि रेट लो का यूज करते रिएक्शन रेट लिखे तो क्या लिखेंगे? रेट इक्वल टू के मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A टू द पावर n, यही ना होगा? तो ये n क्या है? nth ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। दिस इज द n क्या है? n हमारा nth ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, दिस इज द n इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। नाउ हमारा मकसद है इसका यूनिट फाइंड करना, तो इसका यूनिट फाइंड करने के लिए हमें इसका यूनिट पता होना चाहिए और इसका यूनिट पता होना चाहिए, जो आपको मालूम है। रिएक्शन रेट की यूनिट होता है मोल पर लीटर पर सेकेंड, और मोलर कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट होती है मोल पर लीटर। मालूम है ना? बताएं आपको। अब बताइए, मोल पर लीटर पर सेकेंड इक्वल टू के, दिस इज द रेट कांस्टेंट, इनटू यूनिट ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, कितना? मोल पर लीटर, और पावर कितना? n, तो हमने यहाँ पावर n लिख दिया। अब बताइए k इक्वल टू क्या होगा, क्योंकि हमें यूनिट k का फाइंड करना है, तो k इक्वल टू हो जाएगा मोल पर लीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय मोल पर लीटर टू द पावर n, यही होगा ना? बोलिए। अब बताइए k की वैल्यू क्या होगी, तो मोल पर लीटर, और यहाँ भी मोल पर लीटर, यहाँ पावर 1 और यहाँ पावर n, तो क्या हो जाएगा? मोल पर लीटर 1 माइनस n, और साथ में पर सेकेंड। बिल्कुल सही, आप इसको कॉमनली ऐसे जनरल लिख सकते हैं, मोल पर लीटर 1 माइनस n पर सेकेंड। यानी कि हम n की वैल्यू जानकर, यदि हमें n वैल्यू पता चल जाए तो कोई भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का हम रेट कांस्टेंट की यूनिट लिख सकते हैं। जैसे मान लिया जाए हम बताने जा रहे हैं यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर रिएक्शन ऑफ डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में रेट कांस्टेंट यूनिट क्या हो जाएगा? डिफरेंट हो जाएगा। जहां n की वैल्यू बदलेगा वहां रेट कांस्टेंट यूनिट भी तो चेंज होगा ना।
चलिए देखते हैं एक एक करके। मान लिया जाए हम बात करेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट यूनिट क्या होगा। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए हमारा n इक्वल टू कितना होगा 1। अभी हमने बताया था मोल पर लीटर 1 माइनस n पर सेकेंड, तो यहाँ n कितना पुट करेंगे 1 पुट करेंगे, क्यों? क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो हो गया ये मोल पर लीटर 1 माइनस 1 पर सेकेंड। अब बताइए 1 माइनस 1 की वैल्यू 0, और जब इसका पावर 0 हो जाता है वैल्यू कितना हो जाता है 1, और इस तरह इसका यूनिट मिला हमें पर सेकेंड। यानी रेट कांस्टेंट की यूनिट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या होता है पर सेकेंड होता है। उसी तरह सेकेंड ऑर्डर के लिए n इक्वल टू 2, हम यहाँ पर n की जगह 2 पुट कर देंगे 1 माइनस 2 पर सेकेंड, और इस तरह मिला हमें पर मोल लीटर पर सेकेंड। थर्ड ऑर्डर की बात करें तो n इक्वल टू 3 और k इक्वल टू मोल पर लीटर 1 माइनस 3 पर सेकेंड, और इस तरह में मिला मोल पर मोल स्क्वायर लीटर स्क्वायर पर सेकेंड। और यदि जीरो ऑर्डर की बात करें तो n इक्वल टू हम क्या लेंगे जीरो ऑर्डर के लिए 0, और इस तरह रेट कांस्टेंट की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस 0, 1 माइनस 0 मतलब 1, और इस तरह इसका यूनिट हो जाएगा मोल पर लीटर पर सेकेंड। ध्यान देंगे स्टूडेंट, यहाँ से एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है जिसका यूनिट रेट कांस्टेंट की यूनिट रेट ऑफ रिएक्शन के इक्वल होता है। यानी रेट कांस्टेंट की जो यूनिट होती है वही रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट होती है। आप देख सकते हैं इसका यूनिट मोल पर लीटर पर सेकेंड। ये यूनिट किसका पढ़े थे आप? रेट ऑफ रिएक्शन का भी यही यूनिट था, मोल पर लीटर पर सेकेंड। और जीरो ऑर्डर रिएक्शन में रेट कांस्टेंट का भी यही यूनिट मिल रहा है, मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो हमारा आंसर क्या होगा? जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन एक ऐसा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है जिसकी रेट कांस्टेंट की यूनिट वही होता है जो रिएक्शन रेट का होता है। सुनना गया? ओवरऑल सभी का रिएक्शन रेट कांस्टेंट की यूनिट आपको मालूम चल गया कि हमारा जीरो ऑर्डर के लिए मोल पर लीटर पर सेकेंड, फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या, सेकंड ऑर्डर के लिए क्या, थर्ड ऑर्डर के लिए क्या। तो ये 1 मार्क्स क्वेश्चन में अक्सर पूछा जाता है, इसकी यूनिट आप जरूर याद रखेंगे। यदि यूनिट याद नहीं रखते तो कम से कम ये चीज जरूर याद रखिएगा, मोल पर लीटर 1 माइनस n पर सेकेंड। इससे आप कोई भी ऑर्डर का रेट कांस्टेंट का यूनिट फाइंड कर सकते हैं। अब जरा ध्यान देंगे स्टूडेंट, ये यूनिट तब हम यूज करते हैं जब कॉन्सेंट्रेशन टर्म में हो, मतलब सॉल्यूशन फेज में रिएक्शन हो। लेकिन यदि कोई रिएक्शन गैसियस में हो, गैसियस फेज में हो, तो उसका रेट कांस्टेंट यूनिट को हम कैसे लिखेंगे? तो गैसियस फेज में कॉन्सेंट्रेशन की जगह पर हम ATM उसका प्रेशर यूज करते हैं, उसका प्रेशर मेजर करते हैं। कॉन्सेंट्रेशन के जगह पर प्रेशर की यूनिट क्या होता है? ATM या बार, ATM या बार। तो इस तरह इसका nth ऑर्डर के लिए हम इसको लिख सकते हैं ATM 1 माइनस n। हमारा वहां पर था मोल पर लीटर कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में, लेकिन यहाँ गैसियस रिएक्शन है तो हम वहां यूज करेंगे कॉन्सेंट्रेशन के जगह पर, यानी मोल पर लीटर के जगह पर ATM 1 माइनस n पर सेकेंड। और इधर ATM या तो फिर बार 1 माइनस n पर सेकेंड। और इस तरह गैसियस फेज में भी हम सभी ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट यूनिट लिख सकते हैं। जैसे फर्स्ट ऑर्डर के लिए पर सेकेंड, सेकेंड ऑर्डर के लिए पर बार पर सेकेंड या पर ATM पर सेकेंड, और थर्ड ऑर्डर के लिए पर बार स्क्वायर पर सेकेंड या फिर पर ATM स्क्वायर पर सेकेंड। तो ये था गैसियस रिएक्शन के केस में रेट कांस्टेंट की यूनिट। ओके, चलिए, तो आई होप कि आपको रेट कांस्टेंट की यूनिट आपको मालूम चल गया होगा और इसको कैसे फाइंड करते हैं ये भी सीख गए होंगे। चलिए अब आते हैं कुछ प्रॉब्लम्स में, कुछ न्यूमेरिकल्स में। स्टूडेंट, मान लिया जाए आपसे पूछ दिया जाए कि बताइए जो हम दे रहे हैं, जो वैल्यूज दे रहे हैं, जो डाटा दे रहे हैं, उस डाटा को देख के बताइए कि वो रिएक्शन किस ऑर्डर का है। क्या डाटा दिया हुआ है? रेट कांस्टेंट की वैल्यू दी हुई है। क्या दी हुई है? रेट कांस्टेंट की वैल्यू दी हुई है। आपसे पूछा जा रहा है कि ये सारे वैल्यूज को देख के बताइए किस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को बिलोंग करेगा। जैसे देखिए पहला क्वेश्चन, रेट कांस्टेंट की वैल्यू 2.3 इंटू 10⁻³ लीटर पर मोल पर सेकेंड, K इक्वल टू 1.25 इंटू 10⁻² पर सेकेंड, K इक्वल टू 2.9440 इंटू 10⁻6 मोल पर लीटर पर सेकेंड, और K इक्वल टू 2.8 इंटू 10⁻8 पर ATM पर सेकेंड। अब बताइए इस वैल्यू से आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा रिएक्शन किस ऑर्डर का है। तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू से आसानी से आप बता सकते हैं कि वो किस ऑर्डर का रिएक्शन है। बताइए कैसे? बिल्कुल सही सोच रहे हैं। इसके यूनिट पर हम ध्यान देंगे। जब यूनिट पर ध्यान देंगे तो हम आसानी से बता सकते हैं कि वो रिएक्शन किस ऑर्डर का है। तो यूनिट पर ध्यान देंगे तो आप सबका यूनिट आप जानते हैं पर सेकंड किसका होता है। तो देख सकते हैं बी वाला में पर सेकंड की वैल्यू में है, यानी बी वाला हमारा कौन सा ऑर्डर का है? फर्स्ट ऑर्डर का है। यदि लीटर पर मोल पर सेकंड की बात करें तो लीटर पर मोल पर सेकंड, देखिए यहाँ में से कौन है? लीटर पर मोल पर सेकंड, यानी ये रिएक्शन हमारा सेकेंड ऑर्डर का है। तो इस तरह यूनिट को देख के हम ऑर्डर तक आसानी से पहुंच सकते हैं। यानी यूनिट रेट कांस्टेंट की वैल्यू के साथ यूनिट देखकर हम बोलिए
ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। चलिए इस तरह क्वेश्चन तो बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द फॉर्म ऑफ रेट लॉ फॉर द रिएक्शन इज एक्सप्रेस्ड एज, एक रिएक्शन रेट दिया हुआ है, रेट इक्वल टू के Cl2 मोलर कॉन्सेंट्रेशन क्लोरीन इनटू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड टू द पावर 2, यानी इसका कोफिशिएंट कितना है, पावर कितना रेज किया है 2 और इसका पावर कितना है 1। क्वेश्चन क्या है, फाइंड आउट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू क्लोरीन और विथ रिस्पेक्ट टू NO, यानी दोनों रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का ऑर्डर आपको पूछा जा रहा है, और साथ ही ऑल्सो द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, साथ ही साथ इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा। तो बहुत ही आसान है। सबसे पहले आप बताइए, रेट लॉ का इक्वेशन आप लिखेंगे के Cl2 का पावर 1 और NO का पावर 2। अब बताइए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्लोरीन की बात की जाए तो क्लोरीन में कितना पावर है 1, तो इसका ऑर्डर 1 हो जाएगा, और यदि मैं NO का ऑर्डर पूछूं तो इसका पावर कितना है 2, तो इसका ऑर्डर 2 हो जाएगा। यानी ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू क्लोरीन 1 और ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू NO यानी नाइट्रिक ऑक्साइड कितना 2। क्लियर। और ओवरऑल ऑर्डर क्या हो जाएगा, तो ओवरऑल ऑर्डर में दोनों को क्या कर देंगे, सम कर देंगे, और इस तरह ये रिएक्शन किस ऑर्डर का मिलेगा, हमें थर्ड ऑर्डर का रिएक्शन मिलेगा। समझ में आया। एक और क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग, देखिए इस क्वेश्चन को। For a reaction A to form B, the rate of reaction becomes 27 times when the concentration of A is increased 3 times. What is the order of reaction? क्वेश्चन ये कहा जा रहा है कि एक रिएक्शन जो है आप देख रहे हैं A to form B, इसमें रेट ऑफ रिएक्शन 27 टाइम हो जाएगा, मतलब 27 गुना हो जाएगा, उसका रिएक्शन रेट बढ़ के 27 गुना हो जाएगा। कब, जब उसका कॉन्सेंट्रेशन को हम 3 गुना कर दें, यानी इसका कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा दे 3 टाइम्स, और उसका रिएक्शन रेट कितना हो जाएगा 27 टाइम्स। अब हमसे पूछा जा रहा है बताओ ये रिएक्शन किस ऑर्डर का है। तो बताइए हम इसका ऑर्डर कैसे पता लगाएंगे। तो बहुत ही आसान है, ऐसे क्वेश्चन को आप सॉल्व कैसे करेंगे ध्यान देंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे स्टूडेंट, फॉर द रिएक्शन लेट रेट इक्वल टू हम लिख सकते हैं के A टू द पावर n, n हमने मान लिया कि वो nth ऑर्डर का रिएक्शन है, और हमारा मकसद है इस n को पता लगाना। जहां n पता चल गया वो रिएक्शन किस ऑर्डर का होगा, राइट। लेकिन ये रिएक्शन रेट हमारा क्वेश्चन के डाटा के मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अवेलेबल डाटा से क्या पता चल रहा है कि ये R जो है वो 27 R हो जा रहा है। कब, जब इसका कॉन्सेंट्रेशन A क्या हो रहा है 3 टाइम्स हो जा रहा है। तो अकॉर्डिंग टू, हम पहले इसे इक्वेशन 1 मान लिए, कोई दिक्कत नहीं। अकॉर्डिंग टू अवेलेबल डाटा देखिए 27 R, क्वेश्चन में जैसा कहा जा रहा था कि 27 टाइम्स रिएक्शन रेट हो जाता है। कब, जब रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन 3 टाइम्स हो, हमने इसका 3 टाइम कर दिया, तो इसे हम इक्वेशन मान लिए 2। अब हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड करेंगे। चलिए डिवाइड कर दिए, डिवाइड द इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1। जब आप दोनों को डिवाइड करोगे स्टूडेंट हो जाएगा 27 R बाई R इक्वल टू के 3A का पावर n और के A टू द पावर n। R कैंसल, के कैंसल, A कैंसल, बचा क्या 27 इक्वल टू 3 टू द पावर n। यानी कि n कितना टाइम होगा 27 के इक्वल होगा, बिल्कुल सही। n 3 टाइम्स होगा तब वो 27 के इक्वल होगा, यानी n इक्वल टू कितना मिला 3, और n इक्वल टू 3 का मतलब क्या पता चला कि ये रिएक्शन किस ऑर्डर का है, ये रिएक्शन थर्ड ऑर्डर का है, ये रिएक्शन थर्ड ऑर्डर का है। समझ में आ गया। तो इस तरह के क्वेश्चन आप लोग को बनाने हैं, कुछ आप लोग हम होमवर्क दे रहे हैं, ये 2 क्वेश्चन आप लोग अपने घर में बनाएंगे और हम अगले पार्ट में इसका आंसर डिस्प्ले करेंगे और मैच करेंगे आपने जो बनाया वो आपका सही है या गलत। आई होप कि आपका आंसर सही हो, आप लोग समझ गए होंगे तो आंसर सही होगा ही होगा। इस उम्मीद के साथ आज इस क्लास को हम लोग ओवर करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट नए पार्ट के साथ, नए टॉपिक के साथ। थैंक यू। स्टे होम, सेव लाइफ, घर में रहें, सुरक्षित रहें और अपनी पढ़ाई की कंटिन्यूटी को इस लॉकडाउन ई पाठशाला DC रामगढ़ में जुड़कर बनाए रखें। धन्यवाद।